विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, इंडियन ज्योग्राफी। उसमें आज हमारा टॉपिक है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई बोलते हैं इसको शॉर्ट में, एब्रीवेट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो सूक्ष्म यानी कुटीर, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के स्वरूप निर्धारण में समय समय पर इनकी परिभाषाओं और मानकों में परिवर्तन होता रहा है। जैसे अगर मैं बताऊं एमएसएमई में जो निवेश और टर्नओवर, पुराना निवेश पुराना टर्नओवर बता रहा हूं, तो किसी समय में 25 लाख रुपए का अगर निवेश किया है, 10 लाख का टर्नओवर हो रहा है, तो उसको सूक्ष्म बोलते थे। 5 करोड़ का निवेश हुआ है, 2 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, तो उसको लघु बोलते थे। 10 करोड़ का निवेश हुआ है, 5 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसको मध्यम बोलते थे। लेकिन नई डेफिनेशन जो है उसमें अगर आपका 1 करोड़ रुपए आपने निवेश किया, 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है, उसको आप सूक्ष्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्म उद्योग कौन सा है? जिसमें आप 1 करोड़ का निवेश कर रहे हो और 5 करोड़ का क्या है, टर्नओवर है, तो उसको सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं। अब अगर आप 10 करोड़ का निवेश कर रहे हो और 50 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसको लघु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लघु उद्योग। और अगर आपका 50 करोड़ का टर्नओवर है, 50 करोड़ का निवेश है और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तो उसको बोल रहे हैं मध्यम। समझ में आ गया? ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, कई पेपरों में बन चुका है कि निवेश और टर्नओवर के हिसाब से सूक्ष्म किसे बोल रहे हैं, लघु किसे बोल रहे हैं, मध्यम किसे बोल रहे हैं। ठीक है जी। 1950 में ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि क्या क्या हुआ था। तो 1950 में राजकोषीय आयोग ने कुटीर तथा लघु उद्योग में अंतर को परिभाषित करते हुए कहा कि जब किसी औद्योगिक इकाई में केवल परिवार के ही सदस्य कार्य करते हैं, तो वह कुटीर उद्योग है, टिनी एंड हैंड इंडस्ट्री होती है। और इसके विपरीत जब मजदूरी के बदले में काम करने वाले 10 से 50 श्रमिकों की सेवाएं प्राप्त की जाती है, तो लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री होती है। किसी जमाने की परिभाषा है 1950 की। लघु व कुटीर उद्योगों की वैज्ञानिक परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए किए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही। 1950 में विनिर्माण क्षेत्र की लघु औद्योगिक इकाइयां उसे कहा जाता था जिसमें 5 लाख रुपए की अधिकतम निवेश होता था, और इस समय इस क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया जाता है। 10 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाता है, जबकि विनिर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्यमों यानी मीडियम एंटरप्राइजेस की श्रेणी में निवेश की अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपए हो गई है। एक अन्य अवधारणा के अनुसार लघु उद्योगों को 3 श्रेणियों में लघु उद्योग, सहायक उद्योग और अति लघु उद्योग में विभक्त किया गया है। कुटीर, लघु और मझोले उद्यम विकास अधिनियम 2006 में उक्त उद्यमों की अवधारणा की स्वीकारोक्ति एवं इनके एकीकरण के लिए अपनी तरह की पहली कानूनी रूपरेखा पारित की गई। 9 मई 2007 को पूर्ववर्ती लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को मिलाकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई मंत्रालय बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत उद्यमों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, यथा विनिर्माणी क्षेत्र और दूसरा सेवा क्षेत्र। भाई 2 तरह से हम उद्योग लगाते हैं। एक उद्योग आपका मैन्युफैक्चरिंग का होता है, एक होता है सर्विस का। ठीक है, तो विनिर्माणी क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है जी। सूक्ष्म यानी माइक्रो, लघु मतलब स्मॉल और मीडियम मतलब मध्यम। उपकरणों का वर्गीकरण पहले प्लांट एंड मशीनरी में निवेश यानी इन्वेस्टेड इन प्लांट मशीनरी के आधार पर किया जाता था। 7 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन उपक्रमों का वर्गीकरण का आधार निवेश के स्थान पर वार्षिक कारोबार यानी एनुअल टर्नओवर को बनाया था। इसके लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एमएसएमई एक्ट 2006 में यथेष्ट संशोधन करते हुए 26 जून 2020 को विनिर्माण और सेवा इकाइयों के नए कंपोजिट मानदंड की अधिसूचना जारी की गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत अब विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं है। साथ ही टर्नओवर का नया मानदंड वर्गीकरण के पुराने मानदंड में जोड़ा गया है, जो केवल संयंत्र और मशीनरी में निवेश पर आधारित है। इस नए मानदंड से उम्मीद की जाती है कि इनके लिए एमएसएमई को अपने आकार में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।
यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में टर्नओवर को एमएसएमई इकाइयों की किसी श्रेणी अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम के लिए टर्नओवर की सीमाओं में जोड़कर नहीं देखा जाएगा। व्यवसाय करने में आसानी की दिशा में यह अभी एक और कदम है। इसमें एमएसएमई क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और ज्यादा रोजगार का सृजन करने में मदद मिलेगी। एमएसएमई के वर्गीकरण के मानदंड में बदलाव से निर्यातकों को बड़ी राहत मिलना सुनिश्चित है। नया वर्गीकरण 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हो गया है। 1 जुलाई 2020 से इस वर्गीकरण के अनुसार ऐसा सूक्ष्म उद्योग जिसमें संयंत्र और मशीनरी अर्थात उपकरण में किया गया निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक ना हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, यानी 1 करोड़ 5 करोड़ अगर आपने ये याद कर लिया तो सूक्ष्म, ठीक है। 10 करोड़ 50 करोड़ तो हो गया लघु और 50 करोड़ 250 करोड़ हो गया तो मध्यम। ये 3 चीजें याद करनी है आपने। क्या? 1 करोड़ 5 करोड़ सूक्ष्म, 10 करोड़ 50 करोड़ लघु, 50 करोड़ 250 करोड़। मैं पहले निवेश बता रहा हूं, फिर मैं आपको टर्नओवर बता रहा हूं। ऐसा सूक्ष्म उद्योग जिसमें संयंत्र और मशीनरी अर्थात उपकरण में किया गया निवेश 10 करोड़ से अधिक का ना हो और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। ऐसा मध्यम उद्योग जिसमें संयंत्र और मशीनरी अर्थात उपकरण में किया गया निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। एमएसएमई के वर्गीकरण के कंपोजिट मानदंड के आधार पर इस मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल पर उद्यम पंजीकरण के माध्यम से उद्योग आधारित ज्ञापन की पूर्ववर्ती प्रतिक्रिया को प्रतिस्थापित किया है। अब मौजूदा और भावी उद्यमी पोर्टल https uday.am.registration.gov पद पर अपना ऑनलाइन उद्यम पंजीकरण फाइल कर सकते हैं। इस समय देश में एमएसएमई की अनेक योजनाएं चल रही है जिनसे ग्रामीण एवं शहरी युवा लाभ उठा सकते हैं। इनमें से प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम मैं बता रहा हूं। नंबर 1, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दूसरा हो गया प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना। तीसरी हो गई सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम। चौथा हो गया डिजाइन क्लिनिक योजना। पांचवा हो गया लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना। अगला हो गया डिजिटल MSME योजना। अगला है MSME की ZED योजना में वित्तीय सहायता। अगला है इनक्यूबेटर के माध्यम से MSME की उद्यमिता एवं प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता। अगला है बौद्धिक संपदा अधिकार पर जागरूकता निर्माण। अगला है टूल रूम और MSME प्रौद्योगिकी केंद्र। अगला है खरीद और विपणन सहायता योजना। अगला है सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास। और अगला है 2% ब्याज छूट योजना। और आगे है उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम। अगला है पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना यानी स्फूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट स्फूर्ति, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना स्फूर्ति। अगला है सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद आदि। इनका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग श्रेणी के युवा भी उठा सकते हैं और उन्हें कुछ एक योजनाओं में विशेष प्राथमिकता भी दी जाती है। एमएसएमई में पंजीकरण के शीर्ष 5 औद्योगिक सेक्टर हैं। नंबर 1 खाद्य उत्पाद, नंबर 2 वस्त्र, 3 परिधान, फैब्रिकेट मेटल उत्पाद और मशीनरी और उपकरण। देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्षेत्र की महती भूमिका है। एमएसएमई एनुअल रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में एमएसएमई क्षेत्र देश के जीडीपी में 30% का योगदान करता था। देश के कुल निर्यात में एमएसएमई का योगदान वर्ष 2019-20 में 49.8% था, जो घटकर 2020-21 में 49.5% हो गया। देश के औद्योगिक उद्यमों में एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का योगदान 97% है। वर्ष 2018-19, 19-20 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर देश के कुल विनिर्माण यानी जीवीओ यानी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में विनिर्माण एमएसएमई का हिस्सा लगभग 36.9% रहा है। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 73वें दौर के आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 633.88 लाख थी। इस समय इन उद्यमों में 1109.89 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था। इस प्रकार इस क्षेत्र में पूरी क्षमता है कि यह देश में व्याप्त बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, राष्ट्रीय आय और संपत्ति के समान वितरण जैसे ढांचागत समस्याओं का समाधान करने के लिए रामबाण का काम कर सके। तुलनात्मक रूप में कम पूंजी लागत और अन्य क्षेत्रों के साथ निर्माण और विपणन के संबंध होने के चलते
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो मैं ये बता दूं कि ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये क्वेश्चन आता है कि एमएसएमई की क्या भूमिका है देश के अर्थव्यवस्था में। तो आपने देख लिया कि भाई जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्रक यही है ना। कई लोगों इसमें रोजगार में प्रत्यक्ष रूप से क्या है, रोजगार में लगे हुए हैं। दूसरा, निर्यात में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, क्या है। तो खाली हम हैवी इंडस्ट्री की तरफ देखें और एमएसएमई की तरफ नहीं देखें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। तो इन सबको मिला जुला कर ही एक उत्तर लिखा जाता है। जब एमएसएमई को क्या करते हैं, भाई यही पूछेगा कि एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या स्थान है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, और सरकार ने ऐसे कौन से कार्यक्रम चलाए हैं जिससे एमएसएमई को क्या मिले। मतलब एमएसएमई को, और क्योंकि नोटबंदी के समय बिल्कुल टूट गई थी ना कमर एमएसएमई की। भाई ये कैश पर काम करने वाली लघु इकाइयां होती हैं, कैश पर काम करती हैं, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया था जब नोटबंदी हुई। तो फिर सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। 12 मई 2020 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल यानी क्रिएशन एंड हार्मोनियंस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, चैंपियंस की शुरुआत की है। यह औद्योगिकी आधारित एक प्रबंध सूचना प्रणाली है जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। उल्लेखनीय है कि यह देश का एक पहला पोर्टल है जिसे भारत सरकार की मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी से जोड़ा गया है। लोक शिकायत निवारण और निगरानी से देश का ऐसा पहला पोर्टल कौन, चैंपियंस यानी क्रिएशन एंड हार्मोनियंस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है। भारत में स्थित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में कार्यरत लोगों की जानकारी के लिए समय समय पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा गणना कराई जाती है। अभी तक ऐसी 4 गणनाएं कराई जा चुकी हैं। पहली गणना 1973-74, दूसरी गणना 1990-91, तीसरी गणना 2002-03, चौथी गणना 2006-07, पांचवी गणना 2015। ठीक है। फिर कुछ महत्वपूर्ण लघु निर्यातक विकास केंद्रों के बारे में बता रहा हूं मैं। जैसे त्रिपुर नामक जो स्थान है वो हौजरी और बुनाई उद्योग के लिए है। मुरादाबाद जो है वो ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट धातु पत्र के लिए है। सहारनपुर जो है कास्ट नक्काशी के लिए है। लुधियाना भारी मशीनरी और हौजरी के लिए है। सूरत जो है रत्न और आभूषण के लिए है। पणजिम जो है वो रबड़ उद्योग के लिए है। पानीपत हथकरघा के लिए है। भोपाल कीटनाशक उद्योग के लिए है। अलेप्पी नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान कॉयर के लिए फेमस है। मोदी नगर रबड़ उद्योग के लिए है। जलंधर खेल का सामान। मोन नागालैंड जो है वो लकड़ी से निर्मित वस्तुओं के लिए। नलबाड़ी असोम जो है वो बांस पर आधारित वस्तुओं से संबंधित है। पिंजौर जो है मशीनी औजार। रानीपेट अंबूर जो है चमड़े के लिए। पीलीभीत जो है कास्ट पादुका खड़ाऊ जिसे बोलते हैं। नागपुर जो है वो हस्त उपकरण के लिए है। कभी पीलीभीत जाओ तो भाई कास्ट पादुकाएं ले आना, है ना। आपके शरीर की बैलेंसिंग और आपके शरीर को स्वस्थ रखने में खड़ाऊ का बहुत बड़ा, मतलब अगर आप खड़ाऊ पहन के चले, रोज आधा घंटा भी चले, तो समझ लीजिए कि शरीर के एक एक अंग आपका क्या हो जाएगा, फिटनेस आ जाएगी। कठिन काम होता है भले ही, लेकिन फिटनेस आ जाएगी। कोई जिम बिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही शरीर क्या ले लेगा, आकार ले लेगा एक। नागपुर जो है हस्त उपकरण के लिए। विशाखापत्तनम जो है मछली उत्पाद के लिए। मेरठ जो है खेल का सामान। अलीगढ़ जो है पीतल के ताले। आगरा जो है चमड़ा फुटवियर और पर्यटन के लिए। खुर्जा जो है मिट्टी के बर्तन। खुर्जा बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, मिट्टी के बर्तन। कांचीपुरम जो है रेशम और पारंपरिक साड़ियों के लिए। आईएएस में 2014 में पूछा गया था कांचीपुरम। सलेम जो है वो हस्त उपकरण के लिए है। शिवकाशी जो है वो माचिस के लिए है। पटाखों के लिए भी है क्या शिवकाशी? पटाखों के लिए भी है भाई, माचिस और पटाखों के लिए शिवकाशी। तमिलनाडु में पड़ता है ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया। पटाखों के लिए प्रसिद्ध है शिवकाशी, कहाँ? आंसर तमिलनाडु में।
अंबाला जो है वो वैज्ञानिक उपकरणों के लिए है। जामनगर जो है ब्रास पार्ट्स और पेट्रोकेमिकल्स के लिए। राजकोट जो है वो इंजन पंप के लिए है। वापी अंकलेश्वर जो है वो रसायन के लिए है। बटाला जो है वो मशीन उपकरण के लिए है। बरेली जो है वो जरी के काम के लिए। भागलपुर बुनाई के लिए। चंदेरी जो है वो पारंपरिक साड़ी उत्पादक क्षेत्र है, चंदेरी मध्य प्रदेश में, ठीक है, पारंपरिक साड़ी उत्पादक क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपने ये लगभग क्या करना है, आपने इसको तैयार करना है। इसके बाद मैं आपको एक पेपर दूंगा, वो करना है। और अब मैं इसके बाद आपको उत्तराखंड पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर से जो अब स्टार्ट होगा वो क्या होगा, उत्तराखंड, ठीक है।